तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस के रूप में बड़ी और अहम खबरें जो आपने जानी, तमाम सेक्टर्स का हाल भी जाना। इस सब के बीच में आपको बता दें कि इस शो में हम मिड कैप शेयरों पर फोकस करते हैं और आपको बाजार की रणनीति भी बताते हैं। आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रत्नेश गोयल साहब जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को जरा दे देता हूं। तो आप देखिए, निफ्टी लगभग 109 अंक मजबूत और 26,000 के ऊपर टिकता हुआ इस वक्त निफ्टी, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहां से बार बार फिसलता हुआ बाजार नजर आ रहा है। अब उस साइकोलॉजिकल लेवल के पार जा चुका है निफ्टी। इसके अलावा बैंक निफ्टी जरूर ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, अभी फ्लैट कारोबार होता हुआ 58,250 के पास हमें नजर आ रहा है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें और खासतौर पे निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहां पर आधे परसेंट से थोड़े नीचे की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 59,950 के पास इस वक्त निफ्टी, 207 अंकों की मजबूती यहां पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर जो है वो एक तरह का फ्लैट कारोबार, लाल निशान में 18,400 के नीचे इस वक्त, और 22 अंकों की गिरावट लगभग यहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे JSW स्टील लगभग 0.25% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। टाटा स्टील में आज फिर तेजी है, 2.25% निफ्टी के टॉप गेनर्स में से। NTPC में तेजी लौटी है, 2% से ज्यादा की मजबूती। ONGC, कोल इंडिया और अडानी एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? दबाव है इटर्नल पे। एक बार फिर टूटता हुआ इटर्नल, यहां लगभग 1% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है इटर्नल। इसके अलावा M&M, BEL, हीरो मोटो, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखेंगे कि 1648 शेयर आज ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं मार्केट ब्रेथ में, यानी एडवांसेस का पलड़ा आज भारी है। डिक्लाइंस की संख्या अगर हम बात करें तो यहां पर 1045 डिक्लाइंस की संख्या, यानी लाल निशान में कारोबार करने वाले शेयर्स की संख्या 1045 है। तो ये था बाजार का पूरा हाल, और लौटेंगे अब रत्नेश जी के पास, लेकिन उससे पहले जरा हम बता देते हैं कि आखिर एक्शन कहां है, एक्शन वाले स्टॉक कहां पे हैं। तो मिड कैप में एक्शन कहां कहां नजर आ रहा है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो ब्लू डार्ट, जी हां, मजबूत नतीजों से 10% तक की तेजी हमें ब्लू डार्ट में देखने को मिल रही है। आय में 7% और मुनाफे में 29% की बढ़त देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम बात करें नैल्को की तो नैल्को 2% ऊपर है। दरअसल खबर यह है कि इंपोर्ट पर 15% कस्टम ड्यूटी का प्रस्ताव, और उसकी वजह से नैल्को में एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कोहांस लाइफ जरा रडार पे लेकर आए तो आप देखेंगे 5% का प्रेशर यहां पर कोहांस लाइफ झेलता हुआ। वी प्रसाद राजू का MD और CEO पद से इस्तीफा हुआ है, और ये जो इस्तीफा है उसकी वजह से, इस खबर की वजह से प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, और आज के दिन की एक अहम खबर साफ तौर पर जो AMCs के लिए एक सख्ती वाली बात सामने आई है, और जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट हमें AMC स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। फिरोज अजीज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ से जुड़ चुके हैं। फिरोज, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। योर फर्स्ट रिमार्क, आपका पहली टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। खास तौर पे एक प्रेशर तो हमें तमाम स्टॉक्स पर तो देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि इसको बहुत ही पॉजिटिवली फिलहाल इन नियमों को नहीं लिया जा रहा है। जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट स्टैंड पॉइंट बहुत अच्छी तरह से रिसीव नहीं किए हैं शेयर होल्डरों ने। बट मेरे हिसाब से शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये कंसल्टेशन पेपर यूं का त्यों अगर सर्कुलर बन भी जाता है, तो अगर आपको ये देखना है, अगर आप एक AMC स्टॉक ओन करते हैं, AMC बिजनेस ओन करते हैं, आपको ये देखना है कि सेबी कितनी बारीकी से इन्वेस्टर के बारे में सोच रही है। अगर इन्वेस्टर को ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, थोड़ा लो कॉस्ट मिलता है, तो वॉल्यूम तो बढ़नी है। तो एक शेयर होल्डर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट नहीं मिल पाते। दोनों हाथ घी में सर कढ़ाई में नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, टू माई माइंड, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये जो कदम लिए गए हैं बहुत बारीकी वाले कदम है।
तो बारीकी बारीकी वाले कदम से ये सांत्वना मिलती है कि सेबी म्यूचुअल फंड को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की मुहिम को छोड़ने वाली है नहीं जब तक कि देश भर में पहुंच नहीं जाए। आज अगर 4-5 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 40 करोड़ लोग कमाने वाले हैं, तो सोचिए कितनी और पोटेंशियल है। और रेगुलेटर ये चाहता है कि इट बिकम्स अ हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट। सो आई एम वेरी बुलिश। आई वुड गिव 8 on 10 टू द कंसल्टेशन पेपर। एक दो चीजें और बेहतर कर सकते थे इन्वेस्टरों के हित में, जो होगी। बिल्कुल। फिरोज, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, खास तौर पे जो आम इन्वेस्टर है वो सीधे इस इम्पैक्ट को अपने रिटर्न और बाकी चीजों से देखेगा। तो हमें बताइए, जो नए प्रस्ताव हैं वो एएमसीज की कमाई और निवेशकों के रिटर्न पर किस तरह का असर डालेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर की रिटर्न पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं, 5 पैसा इधर उधर, यार अगर हर बेस्ट इंडिया में बेस्ट स्कीम और वर्स्ट म्यूचुअल फंड में हर साल 30% का अंतर है, ये कोई देखता ही नहीं है। और सब वो हाथ ही निकल जाता है, पूंछ पे अटके होते हैं। 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे में कुछ भी इन्वेस्टर की ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अच्छी स्कीम और बुरी स्कीम में अंतर ही साल दर साल 30 का एवरेज है, लास्ट 25 साल की एवरेज की डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, बेस्ट एंड वर्स्ट डिवर्सिफाइड स्कीम की डिफरेंस बोल रहा हूं। सो आई डोंट थिंक इन्वेस्टर की कॉस्ट में इट विल मेक अ बिग चेंज इन द निडल, पॉइंट वन। क्योंकि इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी एक दूसरा विकल्प है। अगर आपको कॉस्ट पूरी तरह से घटानी है तो रेगुलर छोड़ के डायरेक्ट में आ जाए, जहां पे तो कॉस्ट आधी हो जाती है। तो 5-7 पैसे से कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन्वेस्टर की एक चीज पे बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा, जो ट्रांसपेरेंसी है। आज जो एसटीटी है, जीएसटी है और काफी सारी ब्रोकरेज चार्जेस हैं, वो एक्सपेंस रेशियो के भीतर है। तो उसकी समझ जो है, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, हम एक नॉन बैंकिंग नॉन एग्रीगेटर डिस्ट्रीब्यूटर में टॉप है। ओके, 50,000 करोड़ के एयूएम के बाद भी हमारे 20 लोग वो एग्जैक्ट मैथ, हर एएमसी का अलग है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि एसटीटी में कितना गया, जीएसटी में कितना गया, ब्रोकरेज में कितना गया। तो वो अलग करना, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, उस सर्कुलर में दूसरी चीज ये बोली है कि ब्रोकरेज की डिफरेंस क्यों है। तो ब्रोकरेज कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव ज्यादा है और एएमसीज के लिए लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव है। और चौथी चीज ये है कि भाई स्कीमों के नाम में और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ताकि बंदा अंग्रेजी जानता हो तो म्यूचुअल फंड खुद ही समझ जाए और इतना सोशल मीडिया देखने की जरूरत ना पड़े उसमें। वैलिड पॉइंट। और एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये सारे कदम जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी लेवल को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। लेकिन जिस एक बात पे मैं और आखिरी सवाल के साथ आना चाहूंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेंस रेशियो, जरा इसको डिकोड कीजिए। मतलब क्या, जैसा आप कह भी रहे थे कि खास तौर पे फंड मैनेजर पे क्या एक परफॉर्मेंस बेहतर करने का प्रेशर बनेगा और ज्यादा इसका दबाव बढ़ सकता है? यस, आई थिंक देखिए, अगर कैपिटल मार्केट्स की काबिलियत की बात आती है, देखो डिस्ट्रीब्यूटर के पास हजारों लोग होते हैं, क्योंकि उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो और एक नया रिलेशनशिप मैनेजर लाऊंगा तो 40 क्लाइंट और मैनेज होंगे। बट एसेट मैनेजमेंट में एक फंड मैनेजर होता है, जिसकी काबिलियत पे निर्भर करती है फंड की परफॉर्मेंस। तो कंसेप्चुअली सबकी जो इंसेंटिव्स हैं, मोटिवेशंस हैं, अगर वो परफॉर्मेंस पे लिंक हो जाए तो बहुत बेहतर होता है इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि वैल्यू क्रिएट हो सकती है, कॉस्ट के बदले वैल्यू इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग टू फाइट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस रादर देन कॉस्ट वॉर। वो बहुत अच्छा है। बट दिक्कतें जो है ना, इंप्लीमेंटेशन पे बहुत आएंगी। देखिए, पीएमएस में जहां अलग अलग इंसानों के अलग अलग अकाउंट होते हैं, उसमें प्रॉफिट निकालना, शेयर लेना बहुत आसान है। ये पूल्ड अकाउंट है, सब लाखों करोड़ों इन्वेस्टर आ जाते हैं अंदर एक ही फंड में। तो अब एक इंसान की एंट्री अलग, एग्जिट अलग, सब पूल में है। तो अगर कोई एग्जिट करके जा रहा है, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एक कॉमन पोर्टफोलियो में, पूल्ड अकाउंट में, ये मेरे समझ के बाहर है। बट आई थिंक conceptually I couldn't agree more that the incentive of the fund manager should be aligned to that of the client. थैंक यू सो मच फिरोज, इतने शॉर्ट नोटिस पे और जुड़ने के लिए और तमाम बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ और भी चीज़ें, शायद रिफॉर्म इसी का नाम है, कि चीज़ें सुधरती रहती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। आई एम श्योर तमाम स्टेक होल्डर्स अलग अलग तरह की रिकमेंडेशंस इसमें देते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और हम यही चाहेंगे कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हों। चलिए, इन सब के बीच में आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में एक और बड़ी खबर देख रहे होंगे, और ये
ये अहम खबर इस लिहाज से ही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहा हूं। एपेक समिट में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में बहुत ही सम्मान है और वो करीब पहुंच चुके हैं और भारत के साथ वो ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अपने आप में इस खबर के बहुत ज्यादा मायने हैं, इसको भी हम आगे डिकोड करेंगे, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं ग्लोबली चीजें ईज आउट होती हुई नजर आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं, खास तौर पे भारत, चाइना, रशिया, और खास तौर पे एक तरह का ईज आउट नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि एक मॉडर्न जो डिप्लोमेसी है उसमें जिस तरह का एक तल्ख रवैया नजर आ रहा था, उसमें अब एक ईजिंग अप्रोच नजर आ रहा है। और उसके क्रम में ये एक और अहम खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में बहुत ही सम्मान है। शो पर लौटते हैं। इस अहम खबर के अलावा अब जरा बाजार को भी हमने आपके सामने रखा ही, ये तेजी कितनी टिकाऊ है और क्या कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं। रत्नेजीत, थैंक यू सो मच, पेशेंस के साथ आप बने रहे हमारे साथ। जरा फटाफट से बताइए कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं और क्विक जरा बाजार को भी एक बार भांप लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, बाजार में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी फ्यूचर के मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, 26,210 26,220 के ऊपर ये मेंटेन रहता है, क्लोज करता है तो फिर हम निफ्टी फ्यूचर में नया हाई देख सकते हैं जो कि 26,400 के आसपास में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे हमेशा से मेरी अप्रोच रही है, काफी टाइम से मैं अपने 18 दर्शकों को बता रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहे। अभी भी अप्रोच वही रहेगी, बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहे। यहाँ पे 26,150 26,110-20 काफी अच्छा एक सपोर्ट है। यहाँ पे किसी भी थोड़ा सा भी डीप आता है तो वापस से खरीदारी करने की यहाँ पे चेष्टा करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट अगर आज के सत्र में 26,250 के ऊपर हम बंद करके जाते हैं तो 26,450 के टारगेट बन सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स के ही रहे। और मेरी तरफ से यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन है, दोनों मिड कैप पे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जीपीआईएल में एक नया फ्रेश ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का देखने को मिल रहा है। 281 का स्टॉप लॉस लगा के 300 रुपए के टारगेट यहाँ पे हमको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा स्ट्राइड फार्मा, इसमें भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने की एवरेजेस के ऊपर निकला है। तो यहाँ पे 830 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 910 रुपए के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो स्ट्राइड्स फार्मा 910 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं और 830 का यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा आपको एक और रिकमेंडेशन जेपिल के सामने आई है। यहां पर आपको याद रखना है कि 281 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और 300 तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। रत्नेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस बाद भी आपको बेहतरीन रणनीति सामने लेकर आएंगे। मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप और लगातार आपको बाजार पर रणनीति, कुछ अहम खबरों पर भी हमने आपको तमाम अपडेट्स दिए। लेकिन इस बीच हमें आगे बढ़ना होगा और लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, अपना समय देने के लिए। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति आपके हक से क्या होगी? गुड मॉर्निंग एंड आज ऑप्शन की रणनीति में हम एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे। इससे पहले हम मोस्टली निकेट टी और बी बाय करने की सलाह देते थे, लेकिन इस बार हम स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहेंगे। LIC जहाँ पे एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है, वहां पे हम एक पुट स्प्रेड रेशियो पुट स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। 910 का जो पुट चला नवंबर मंथ का 22.45 वो खरीदना है और सामने 900 का जो पुट है 18 पे चल रहा है, वो 2 लॉट बेचना है। यानी कि 910 का 1 लॉट खरीदना है पुट एंड 900 का पुट 2 लॉट यहाँ पे बेचना है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है अगर एक्सपायरी 900 के अराउंड आती है तो 16,485 का यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। मिनिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से वन वे अपसाइड की डायरेक्शन आती है तो 9,485 का होते हुए देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस एज पर द एक्सपायरी लेवल अगर 870 क्रॉस होता है 515 का यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट महज सिर्फ 1,20,000 का ही है। तो LIC रेशियो पुट स्प्रेड यहाँ पे मैं इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा।
कुणाल एक बार फिर से जरा श्योरिटी चाहेंगे, LIC 910 का पुट बेचना भी है या 900 का पुट बेचना है? 910 का पुट खरीदना है और 900 का पुट बेचना है, ठीक है, 2 लॉट। ठीक है, ये जरा ठीक कर लीजिएगा, 910 का नहीं 900 का पुट बेचना है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, LIC याद रखिए इंपॉर्टेंट रणनीति है। कुणाल थैंक यू सो मच करेक्ट करने के लिए। 910 का पुट खरीदना है आपको 22.5 रुपए के आसपास के प्रीमियम पे, और स्ट्रेटजी नंबर 2, 900 का पुट बेचना है 2 लॉट 18 रुपए के प्रीमियम पे। अधिकतम मुनाफा अगर 900 के आसपास एक्सपायरी आती है तो 16,485 का, और अधिकतम नुकसान अगर 870 के आसपास एक्सपायरी आती है तो 4,515 तक का हो सकता है। ये देखिए, ये करेक्ट अभी जो प्लेट है वो आपके सामने हमने रखा है, इस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। और इसके साथ ही आपके सामने लेकर आते हैं सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान बहुत होता है। 90% लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इन सब के बीच में जरा एक्शन देख लेते हैं, मिड कैप एक्शन कहां नजर आ रहा है। तो मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक्स की जरा लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक कौन कौन से हैं, बारी बारी से उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, यहां पर मिड कैप में यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। कोरोमंडल में भी आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। सुजलॉन में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा HPCL और ग्लेनमार्क फार्मा में भी तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। गिरने वाले जो हैं वो देखिए, मोतीलाल ओसवाल, HDFC AMC, PB फिनटेक और क्रिसिल जैसे स्टॉक्स जो हैं वहां पर मिड कैप में गिरावट देखने को मिल रही है। तो तेजी वाले जो स्टॉक्स हैं उन पर जरा पहले फोकस करेंगे। सेल, M&M, कोरोमंडल, सुजलॉन, इन सभी में तेजी देखने को मिल रही है। रत्नेश जी बताइए, तेजी में कहीं मौका? बिल्कुल, आपने जो जिक्र करा सेल का, सेल में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल में एक अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है। मेटल इंडाइसेस भी काफी अच्छा तेज रहा है पिछले एक्सपायरी में। सेल में थोड़ा सा उसमें से अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ पोजिशनल कोई ट्रेड लेना चाहे तो 130 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर मुझे टारगेट पहला 152 रुपए का और फिर 165 रुपए तक के बन सकते हैं। चलिए, तो तेजी में जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये पसंद आता हुआ, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर हम गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें, एक बार फिर से बता देते हैं, मोतीलाल ओसवाल, HDFC AMC, जाहिर सी बात है जो खबर आई है सेबी की तरफ से AMC नियमों में सख्ती की, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा PB फिनटेक और क्रिसिल, इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल देखिए 8% से ज्यादा टूटता हुआ, HDFC AMC लगभग 5% की गिरावट यहाँ, PB फिनटेक में 2.25% की और क्रिसिल 0.5% से ज्यादा टूटता हुआ। रत्नेश जी, गिरावट में कहीं मौका देख रहे हैं आप? इसके अलावा वोल्टास और कोफोर्ज भी हैं इस लिस्ट में। बिल्कुल, ये जो न्यूज आई थी इनके कारण थोड़ा सा हमको ब्रोकिंग शेयर और AMC शेयर्स में थोड़ी सी जरूर गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो न्यूज रहेगी इसका कुछ टेम्पररी इम्पैक्ट आएगा। तो HDFC AMC इसमें मुझे ऐसा दिखता है कि जिसको गिरावट में हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अच्छी गिरावट में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 5,250, 5,200 काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन ये कर सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनको खरीदारी के लिए देख सकते हैं। 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर में टारगेट वापस 56-57 रुपए आ सकता है। तो ये है रणनीति, गिरावट वाले शेयरों पे कहां पर आपको रणनीति बनानी है। चलिए इन सब के बीच में हम आप शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, मिड कैप के महारथी। और मिड कैप सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास तौर पर नीरव वोरा, फंडामेंटल एक्सपर्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड रिसर्च एडवाइजरी एट GM फाइनेंशियल सर्विसेज। नीरव, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, अपना समय देने के लिए। समय का हमें फटाफट से बताइए, आज मिड कैप का महारथी कौन है? देखिए, तो मेरा जो आज का मिड कैप महारथी पिक है वो है मैपमा इंडिया, जो कि PE इन्फो सिस्टम्स है। करीबन 2700 के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ये पिछले कुछ समय में। अराउंड 1795 का भाव चल रहा है। हमारा जो टारगेट है वो 17% अपसाइड का है। 2100 का टारगेट लेकर के चलिए एक साल के लिए। इसका कारण यही है कि ये एक लीडिंग प्रोवाइडर है डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर
एंड IoT बेस्ड लोकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए, जो कि अलग अलग सेक्टर्स को केटर करता है, जैसे ऑटोमोटिव, एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। हमें लग रहा है कि एक अच्छे करेक्शन के बाद ये बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है टू डिलीवर सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, डील विंस काफी अच्छे हुए हैं, प्लस जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जेवी किया है कंपनी ने, उसमें भी हमें आगे चल के अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होगी ऐसा लग रहा है। तो गवर्नमेंट और डिफेंस स्पेस में भी काफी सारा योगदान है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो हमें लग रहा है कि रेवेन्यू और पैट CAGR बेसिस पे 29 एंड 38% से ग्रो होंगे अगले 2 सालों में। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है 2100 के लिए और 17% अपसाइड के लिए। 17% अपसाइड के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं सी इन्फोसिस्टम, मैपमा इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। थैंक यू सो मच नीरव, अपना कीमती समय देने के लिए। 2100 तक के लक्ष्य सी इन्फोसिस्टम में 1 साल का नजरिया आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए, इन सब के बीच में आपको बता दें कि टैरिफ पर ट्रंप का बड़ा बयान, जो हमने आपको पहले ही एक अहम खबर बताई थी, उसमें जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो एक भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके मन में काफी सम्मान है। तो भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर एक ऑप्टिमिज्म एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहा हूं, ये उनका बयान एपेक समिट में सामने आया और इस बयान के बड़े मायने हैं, इंपॉर्टेंस बहुत है और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर्स के बीच मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक तरह का कह सकते हैं कि ईज आउट नजर आ रहा है। उसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है कि भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों पर भी पड़ा है और इस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के काफी मायने हैं। अशोक सज्जनहा साहब, पूर्व राजनयिक, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। योर फर्स्ट रिमार्क सर, एक ऑप्टिमिज्म पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स के बीच, भारत और अमेरिका के बीच भी चीजें ईज आउट होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने? जी देखिए, ट्रंप से हमने काफी बार ये सुना है, जो ये भारत के साथ डील होने वाली है, जून जुलाई में भी हमने ये बातें सुनी थी। तो अब बातचीत तो चल रही है और बहुत वो नेगोशिएटर्स ने एक दूसरे के से बातचीत की है। हमारे जो वाणिज्य मंत्री थे वो भी वहां पर गए थे, तो वो भी वहां पर गए थे और उन्होंने बातचीत की थी अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं वहां पर अमेरिका में। तो अब देखना होगा जो कहाँ तक ये बातचीत बनती है। उम्मीद तो है जो ये हो जाएगा ट्रेड डील, क्योंकि काफी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तो सब मेरे विचार से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये खाली राष्ट्रपति ट्रंप की वो थोड़ा और चाहते थे, मेरे ख्याल से उसके बारे में भी कुछ बातें हुई हैं, जो हम ज्यादा तेल खरीदेंगे, कुछ और सामान खरीदेंगे वहां से। तो मुझे उम्मीद है जो जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है, जो हम ये ट्रेड डील जल्दी ही फाइनलाइज कर देंगे, जल्दी ही कंक्लूड कर देंगे। उम्मीद यही की जा रही है और टाइमिंग, जैसे मैंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अशोक सर, अपना कीमती समय देने के लिए और अपना रिव्यू इस पूरे मामले पर देने के लिए। चलिए, इसी के साथ मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार कमोडिटी की तमाम अहम खबरें होंगी, आप देखेंगे खासतौर पर मुनाफे की मंडी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।